Yesterday we discussed about all these. Along with that we discussed certain structures. तो वो सब हम लोग कर चुके हैं उसको. Now हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना. तो अभी हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हम लोग जो है वो आज डिस्कशन करेंगे. ये आमतौर से जो है वो मतलब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है ये, लेकिन कंपटीशन में आमतौर से अब इस लेवल के सवाल आते नहीं हैं कि ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है. हाँ, उस टाइप का आपसे कोई टेक्निकल मींस टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है नहीं. अब से 15 साल पहले 12 साल पहले तक इससे रिलेटेड जो है वो सवाल आते थे. हाँ ले आओ ले आओ ले आओ. राइट. ये आपको प्रसाद खिलाना चाह रहे हैं, सीधे हाथ से सब लोग रिसीव करेंगे. पहले खा लीजिए, फिर उसके बाद जिसको शुगर हो वो ना ले. आज मैं डिपार्टमेंट एनाटॉमी गया था तो उनके कैडेवर्स मैंने देखे. तो उनके पास जो हैं वो 5 कैडेवर्स हैं और पांचों कैडेवर्स जो हैं वो उनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि 5 बैचेस जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि भैया नया मंगाओ, तभी हमारे बच्चे कर पाएंगे ना, वरना हमें मतलब फ़ायदा क्या होगा फिर. क्या चीज़? अच्छा वाला है, बाइक का है. आप बाइक आई है आपके घर में तो आप जो है वो एक चम्मच मिठाई खा लो. मुबारक, थैंक यू. ओके फाइन. तो आप लोग भी अपने अपने लेवल पर ज़रा थोड़ा सा मेंटल इमेजरी कीजिएगा. मेंटल इमेजरी कहते हैं मीन्स थोड़ा आंख बंद करके सोचिएगा कि आप वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि वो जिस कैडेवर के इनको नहीं दोगे तो मैं नहीं चाहता कि उस कैडेवर पे जिसकी ऑलरेडी हालत ख़राब है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे ना. फॉर नेम सेक ये हो जाएगा कि हाँ हमने कैडेवर पे स्टडी करी, तो सिर्फ नाम के लिए मैं स्टडी नहीं चाहता, है नहीं. करना है तो ईमानदारी के साथ अच्छे से, भले ही हमें स्कैल्पल से करने को ना मिले वो वही करें, क्योंकि उनको अगर एक कैडेवर आएगा तो जाहिर सी बात है वो 5 और लोग भी चाहेंगे दूसरे बैचेस उनके जो अपने बैचेस हैं कि भाई वो भी करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास फुटबॉल हो और लिमिटेड फुटबॉल हो तो पहले हम चाहेंगे भाई हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, बाद में दूसरों के लिए हम इशू करेंगे. द सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो, ठीक है ना. लेकिन इवन देन वो लोग कोशिश कर रहे हैं. आज मैंने उनसे जाके पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि एक फ़्रेश कैडेवर का आप इंतज़ाम करो कहीं से भी, और जैसे ही आ जाए वैसे ही आप हमारे बच्चों के लिए जो है वो उसको वो करो. एक्सक्यूज़ मी. ओके फाइन. तो वो कैडेवर जैसे ही आता है हम लोग कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम लोग जल्दी अपना मीन्स जो है वो स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये 4 सिस्टम्स ऐसे हैं मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम तो हम कर ही रहे हैं, और मस्कुलर सिस्टम. ये 4 सिस्टम्स ऐसे हैं जो जिन पे हमारी मेन फोकस होगा वहाँ पर, है नहीं. तो वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एनी हाउ जैसे भी आता है वैसे ही हम लोग चलेंगे. उससे पहले हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और अच्छे से, जल्दी का मतलब ये नहीं कि हमें कोर्स कंटेंट ख़त्म करना है. कोर्स कंटेंट ख़त्म करना मेरा अपना कोई फ़िलॉसफी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है, पिछले 25 साल का मेरा अनुभव है कि किसी भी टीचर के लिए कोर्स ख़त्म करना शायद हफ्ते भर की बात, ज़्यादा नहीं. अच्छा, आप कुछ कह नहीं सकते हो कि कोर्स तो ख़त्म हो गया, और वो हफ्ते भर में हो सकता है. लेकिन कोई चीज़ सीखने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं. वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स हम लोग कितने लगा रहे हैं वो आपको पता ही है नहीं. आप लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, ठीक. तो वो जैसे ही हो जाता है मसला हल हमारा, तो हम लोग उससे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलें, ताकि हम 4 सिस्टम्स अपने ये कवर कर लें इससे पहले कि वो कैडेवर आ जाए. क्योंकि कैडेवर आ गया और हम नहीं कवर कर पाए तो मीन्स फिर वो लोग उसका 3-5 फिर वैसे ही कर देंगे, है नहीं. तो उससे पहले हम चले जाएँ. पहले हमें सुपरफिशियल देखना है, हमें डीप नहीं देखना जैसा उनको डीप देखना है. तो हमें तो ऊपर देखना है. तो एक बार आप कट लगा के आप हमको
अच्छे से दिखा दो एक बार, बाकी अपने आप हिस्टोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं ना, तो उनको फिर करते रहना वो लोग अपना, तो ऐसा रिक्वेस्ट करके उनसे आया हूँ मैं। एनी हाउ वी होप फॉर द बेस्ट। तो अभी हमारे पास जो है वो सिनोवियल जॉइंट हैं। सिनोवियल जॉइंट को हम लोग जो है वो डायर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, डायर्थ्रोसिस है नी, डायर्थ्रोसिस, ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये इसका टेक्निकल नाम है। और कौन से हैं डायर्थ्रोसिस के साथ, और कौन से? डायर्थ्रोसिस कौन सा है, स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है? फंक्शनल है। इसके साथ, फंक्शनल के साथ और कौन से हैं? दो और है ना, एम्फियरथ्रोसिस और साइनरथ्रोसिस, राइट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? डायर्थ्रोसिस। अच्छा, साइनरथ्रोसिस कौन सा है? नो मूवमेंट एट ऑल। अच्छा, एम्फियरथ्रोसिस लिमिटेड मूवमेंट्स के साथ है नी। ओके फाइन। तो अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। चले आगे बढ़ना ज़रा। ओके फाइन। तो हमारा सबसे पहला जॉइंट है प्लानर। इसको जो है वो आमतौर से फिजिकल एजुकेशन में ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। आप इसको लिखो मत, वो इसलिए क्योंकि आपको ये स्लाइड्स तो मिल ही जाएंगी, तो लिखने का एफर्ट आप क्यों लगाओ। हाँ, बोलते पे आपको कोई चीज़ लगे कि ये नहीं आती मुझको, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बजाय इसके नोट डाउन करने के। ये तो आपके पास पहुंच ही जाएगी, है ना, देर सवेर, कल परसों आज कभी भी पहुंच जाएगी, राइट। ये आमतौर से फिजिकल एजुकेशन की किताबों में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से मिलेगा, राइट। एनाटॉमिकली इट इज़ कॉल्ड प्लानर, प्लानर जॉइंट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नहीं हो सकता है कि आपको प्लानर कह दे तो ग्लाइडिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, या किसी और से कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लाइडिंग और प्लानर ये दो जॉइंट आपके एक ही जॉइंट है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की किताबों में जस्ट रिपीटिंग ग्लाइडिंग के नाम से ज़्यादा मिलेगा आपको। इंटरनेट पे भी आपको ज़्यादा मिलेगा ग्लाइडिंग के नाम से, राइट। इससे हमको थोड़ा सा अच्छा आइडिया भी हो जाता है। ग्लाइडिंग मुझे ज़्यादा पसंद है प्लानर के मुकाबले में, हालांकि वो टेक्निकल लैंग्वेज है एनाटॉमी की, लेकिन मुझे ग्लाइडिंग इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ग्लाइडिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें मूवमेंट कैसा होता होगा, मीन्स ग्लाइड करता है, राइट। कोई भी दो ऐसी बोन्स जो राउंड शेप की हों और कनेक्शन में हों आपस में, राइट, तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। ग्लाइड कहते हैं इसको, ऐसा कर, या थोड़ी थोड़ी चौड़ी हों, लाइक पैटेला थोड़ी सी चौड़ी है यानी, और पिचकी भी है, राइट। ये जो है वो दो कोई आपस में मिली हुई हों, फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है कार्पल्स की, तो ये पैटेला टाइप की बोन्स हैं, देख रहे हैं आपको शेप इनका, राइट। तो ये पैटेला टाइप की हैं, ये इनके जो स्ट्रक्चर है ये आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है। जब हम ये हाथ को मूव करते हैं अपने, है ना, तो ये आपका प्लानर मूवमेंट आपका होता है, राइट, जिसको इसलिए मैं ग्लाइडिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ। ग्लाइडिंग से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता है, लेकिन प्लानर को आपको याद रखना होगा, वो आपको भूल नहीं सकते आप उसको, ठीक। आगे बढ़ें, राइट, आगे करो, है ना। इसमें बहुत लिमिटेड रेंज की मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट नहीं है। साइनोवियल है, साइनोवियल है, लेकिन रेंज मूवमेंट इसका जो है वो कम है। अच्छा, तो फिर इसको उसमें क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि साइनोवियल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। हाँ यार, हो गया काम हमारा, वो लग गई थी, वो हमें मिल गया, ठीक है, थैंक यू सर, राइट, ओके फाइन। तो जैसे आपके पास कार्पल्स पे हैं, ऐसे ही आपके पास जो है वो टार्सल्स में भी इस तरीके की बोन होती हैं जो आपस में ग्लाइड करती हैं, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, हिंज जॉइंट, है ना। हिंज कहते हैं जहां पर एक चीज फिक्स हो और दूसरी चीज मूव कर रही हो, लाइक दरवाज़ा, है ना, आपकी खिड़की है, अब वो चाहे साइड में ऐसे खुलती हो, चाहे वो सेजिटल प्लेन पे ऐसे खुलती हो, देन नीचे हो गई, देन ऊपर हो गई, दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा बंद हो गया, ये आपका हिंज जॉइंट है। आपका एल्बो है, ये हिंज है, राइट। आपका नी है, आपका ये एक ही उस पे प्लेन पे मूवमेंट कर रहा है, ये इधर उधर नहीं भागेगा। अगर ये इधर उधर भागा या ये इधर उधर भागा तो इसका मतलब है एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन है मतलब या तो टूटा हुआ है, या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है,
ज़्यादा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चोट लगने का ख़तरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए जो है वो एक ही प्लेन पे काम करता है, ठीक है। इस जॉइंट की अपनी एक खासियत होती है। कुछ कुछ जॉइंट्स जो आपके मींस ओवरऑल नॉलेज के लिए फिज़िकल एजुकेशन में जो आपको काम आएगी बहुत, और कॉम्पिटिशन्स में काम आएगी, उसको भी हम लोग साथ में थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ प्योर एनाटॉमी पे हम लोग नहीं रहेंगे, और नहीं रह रहे, बल्कि हम लोग पीछे सारी क्लासेस में हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी है उससे रिलेटेड अगर कोई और भी चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोग उसको लिख भी लेते हैं, है ना। ये जो हिंज जॉइंट होता है बायोमैकेनिकली, अभी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, राइट, अभी मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, इसको बोलते हैं आर्म कर्लिंग। क्या बोलते हैं? आर्म कर्लिंग, राइट। ये जितने हिंज जॉइंट्स होते हैं ये सारे, मतलब कोई भी जॉइंट, वो अपने एक कहीं से शुरू होते हैं, ये 180 डिग्री है, राइट। अब ये जितनी डिग्री, हर डिग्री से आपको वेट उठाना है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 5 किलो का वेट रखा हुआ है, अब आप इसको उठाओगे तो ये 2 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 20, 30, 40, 90, फिर उसके बाद फिर 80, फिर कम होता चला जाएगा, ये जितना भी कम हो जाए, राइट। ये हमारे जो ये जॉइंट होते हैं, ये सारे जॉइंट्स, और चूंकि बड़े जो हैं वो हमारा ये हिंज जॉइंट ज़्यादा है, सारे जॉइंट्स की जो मैक्सिमम फोर्स है लगाने की, ताकत लगाने की जो क्षमता है, वो 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा ये वज़न उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप में से किसी को 70 किलो तक का, राइट, 70 से 75 किलो तक का अगर किसी को मेज़ पे खड़ा करूं, राइट, और अपने हाथों को मैं ऐसे रख लूं और उसको बोलूं मेरे हाथों पे खड़ा हो जाओ, राइट, और हाथ कंधे पकड़ के खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओगे फिर उसके बाद खड़े हो जाना, हाथ छोड़ देना, तो मैं पूरा ऐसे संभाल सकता हूँ उसको। अच्छा, अगर ये संभाले संभाले जाहिर सी बात है थोड़ा सा अगर थक जाएगी, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ये थक जाएगी मसल। जब ये थक जाएगी तो जैसे इसका ये 90 डिग्री टूटेगा, अच्छा, तो ये 90 डिग्री टूटेगा तो जो भी बंदा खड़ा हुआ होगा वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मेरी मसल जो है वो जब मैक्सिमम काम कर रही थी वो 90 डिग्री पे काम कर रही थी। अगर ये 90 डिग्री से इधर जाएगी तो भी इसकी जो है वो कम होती चली जाएगी लगातार स्ट्रेंथ, और अगर ये 90 डिग्री से ऊपर भी तोड़ेगी तो भी इसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा था आपको बस। तो मैक्सिमम कोई भी जॉइंट 90 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे रहता है, इसको लिख लीजिए आप। हैं? ओ, बाद में बात करेंगे यार, लिख लिया करो, सवाल लिख लो अपनी कॉपी पे। ये जो आपने सवाल पूछा ये सवाल लिख लो, ऐसा क्यों? आगे बढ़ा दो इसको, अब हो गया काम हमारा, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ाओ, पीछे करना थोड़ा सा, राइट, है ना। तो 90 डिग्री पे हमारा ये मैक्सिमम वो है, ठीक है। अभी हम लोग रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी और वो सब अभी हम नहीं पढ़ रहे, जब हम लोग मस्कुलर सिस्टम में आएंगे तब हम लोग इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी हमने एक फैक्ट जान लिया, अभी फैक्ट जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रोसेस को अगर आप जानेंगे तो उसके लिए आपको फिर मीन्स टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी पता होने चाहिए, मसल फाइबर्स भी पता होने चाहिए, देन थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, तब हमको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन ये फैक्ट है कि हमारा कोई भी जॉइंट अपने 90 डिग्री पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ होता है, और फिर जैसे जैसे ये इसका टूवर्ड्स 90 डिग्री 180 डिग्री जाता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये 90 डिग्री के करीब आता जाएगा तो ये अपने मैक्सिमम की तरफ बढ़ता रहेगा, जैसे ही 90 पे आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम से ऊपर जाएगा तो फिर ये कम होता चला जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ फिर कम होती चली जाएगी, ठीक है। ओके फाइन, जैसे हमारा लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन इज पिवट जॉइंट, है ना, ये पिवट जॉइंट है। ये पिवट जॉइंट जो है वो ये फॉर एग्जांपल एक बोन है, ये दूसरी बोन है,
ये ऐसा काम करते हैं। ये ऐसे ऐसे काम नहीं करेगा, मतलब करेगा लेकिन फिर हम इसको कुछ और कहेंगे। जब ये ऐसा काम करेगा एक दूसरे के रिलेशन में, तब इसका मतलब होगा कि वो पिवट जॉइंट है, राइट। ये पिवट जॉइंट हमारा जो है, ये पिवट जॉइंट हमारा जो है वो हमारी जो पहली दो वर्टिब्रल कॉलम्स है, दो वर्टिब्रल कॉलम, कल हमने स्पाइन देखी थी ना, स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा था। वो स्पाइनल कॉर्ड की जो सबसे पहला बोनी रिंग है और दूसरा बोनी रिंग, राइट, उनके बीच में, जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो ऐसा ऐसा होता है, आप साइड में करते हो, वो पाइवट जॉइंट है और पाइवट मूवमेंट हो रहा है उसमें। ये बात क्लियर, राइट। जो सबसे पहला ये बोनी छल्ला है, दैट इज कॉल्ड एटलस, एटलस, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सिस। सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड एटलस, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, और फिर उसके नीचे तीसरी और होगी, चौथी और होगी, और फिर 33 तक उनके कुछ नाम होंगे। वो जब स्पाइन में आएंगे हम लोग, तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है बिल्कुल, राइट, ओके फाइन, आगे बढ़ो। मुझे बताएं, कोई कुछ कह रहा था, कोई सवाल अभी तक रिलेटेड इससे? क्या चीज? C1 एंड C2। C1 क्या है? C कहते हैं, अभी हम लोग जब स्पाइन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। C कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल से रिलेटेड। गर्दन की जितनी भी हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो 6-7 हैं, तो उनको हम लोग जब एनाटॉमिकली डिनोट करते हैं कैडेवर के ऊपर, तो उसको कहते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, देन उसके बाद थोरैसिक शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं T1, T2, T3, फिर जैसे लुम्बर तो फिर L1, L2, L3, ऐसे करके उसका मीन्स नॉमेनक्लेचर है, नाम है उनका। तो ये हमारा C1 एटलस, C2 एक्सिस, ये C1 C2 ये है। चला ठीक है ना। ये हम अपना हाथ को अप एंड डाउन अगर करते हैं, इस ऐसे अगर ये रह रहा है, मीन्स हथेली आपकी जो है वो आसमान की तरफ अगर है, तो इसको कहते हैं हम लोग सुपीनेशन। जब हम लोग मूवमेंट्स पे आएंगे तो हम लोग मूवमेंट्स में इसको देखेंगे, दिस इज कॉल्ड सुपीनेशन। जब ये ऐसे हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन, राइट। ये हमारी जो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस किधर की तरफ है? अंगूठे की तरफ या इधर की तरफ? अंगूठे की तरफ। इसकी तरफ क्या है? अल्ना है, राइट। जब ये एक दूसरे के ऊपर करती हैं, ये ऐसा ग्लाइड करती हैं, जिसमें मैं ग्लाइड बोल रहा हूँ बस, है ना। तो ये पाइवट जॉइंट है ये इनका, जो एक दूसरे से जो है ये चीज़ों को घुमा देती हैं, ऐसा करके घुमा देती हैं। तो अभी क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसा घूम जाती है, बस सिंपल, राइट। तो ये हाथ को जो है वो ऊपर नीचे कर देती है। इस ऊपर नीचे को फंक्शनली, इस मूवमेंट को जो है वो हम लोग कहते हैं ये सुपाइन पोजीशन पे है और ये प्रोन पोजीशन पे। प्रोन कहते हैं उल्टा, यानी सुपिनेशन, प्रोनेशन, ऐसा, राइट। सर ये जो मूवमेंट है ये सर ये कौन से जॉइंट का मूवमेंट है? ये रिस्ट का या फिर अल्ना रेडियस? ये अल्ना रेडियस का है, ये अल्ना रेडियस का है। मुझे एक जगह क्वेश्चन आया हुआ था तो आंसर की मैं सर वो रिस्ट जॉइंट दिया था। रिस्ट जॉइंट दिया, हाँ। चलें आगे बढ़े। फाइन, कॉन्डिलोइड जॉइंट। कॉन्डिलोइड जॉइंट में दो जॉइंट्स ऐसे हैं और ये ऐसे ऐसे नहीं है ना। ऐसा ऐसा वाला क्या है? पाइवट है, राइट। ये ऐसा करके घूमेंगे ये, राइट। जिस पोजीशन को आप अंगूठे को अपने ऐसे घुमा लेते हो, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा एक हड्डी और ये एक हड्डी, ये आपस में जो है वो ऐसे करके घूम रही हैं। तो ये जो है वो ये मूवमेंट हम तभी कर पाते हैं जब हमारा कॉन्डिलोइड जॉइंट होगा। अगर कॉन्डिलोइड टाइप का नहीं होगा शेप का, तो हम नहीं कर पाएंगे इस मूवमेंट को। कुछ लोगों की हड्डी जो है वो, अच्छा इसका भी एक सेट एंगल है, इस एंगल से ज़्यादा बढ़ गई, कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई। अच्छा हड्डी बढ़ गई तो फिर वो ये मूवमेंट नहीं कर पाता, उसका कॉन्डिलोइड जॉइंट जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है वो हो सकता है वो बस इतना ही कर पाए इसको। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है हमारा, राइट। आगे बढ़े, है ना। इसको जो है वो एलिप्सॉइडल जॉइंट भी कहते हैं, ये लिख लीजिए आप।
हालांकि ये आपको मिल जाएगी पीपीटी, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिए, आपकी मोटर लर्निंग में चला जाएगा, आपकी मसल मेमोरी में चीज़ चली जाएगी। एलिप्सॉइडल, कंपटीशन में ये आ सकता है कि एलिप्सॉइडल जॉइंट किसको बोलते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट और एलिप्सॉइडल जॉइंट, ये दोनों एक ही जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लानर जॉइंट, वो एक ही है हमारे, राइट। पाइवट जॉइंट और कोई और उसके साथ नहीं, हिंज के साथ, कोई हिंज के साथ नहीं, राइट, वेरी गुड। ओके, सैडल जॉइंट। सैडल, सैडल कहते हैं मीन्स, हाँ, वो घोड़े की जो जीन होती है ना, जिसके ऊपर राइडर बैठता है, तो घोड़े की पीठ के ऊपर पहले उसको लगाया जाता है, ये दिस इज सैडल, राइट। इसका ये जो शेप है ऐसा, जो घोड़े की पीठ के ऊपर लगाया जाता है, राइट, हाँ, ऐसा हल्का सा सी शेप का, उसके ऊपर राइडर बैठता है ऐसा, राइट। तो ये जो है दिस टाइप ऑफ जॉइंट आपका जो है दैट इज सैडल जॉइंट। इसको सैडल जॉइंट के नाम से ही कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे ले लिया है इसको, है ना। इसका भी शेप ऐसा ही है और उसके साथ एक दूसरी चीज़ कोई है और वो उसके साथ ऐसा मूव कर रही है, दैट इज सैडल जॉइंट, राइट। चलें आगे आगे आगे। ये हमारे जो है वो अंगूठे में, ये हमारा अंगूठा जो है वो सैडल जॉइंट से ही हिल पा रहा है, वरना ये सैडल जॉइंट के बगैर हमारा अंगूठा हिल नहीं पाएगा। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलें चलें आगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी हमारे लिए नहीं है, इस वजह से इससे रिलेटेड सवाल भी जो है वो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन्स में जो है वो बंद हो गए हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी अभी, देखो असल में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना ऑर्गन के साथ, ये उसका एडवांटेज है। तो बहुत सी चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ थ्योरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको तो समझ में आएगी वो चीज़, है ना। तो बॉल एंड सॉकेट इज़ वन ऑफ दैट एलिमेंट विच वी डिस्कस्ड, ठीक है नहीं, प्रैक्टिकली वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड वी हैव डिस्कस्ड। चलो आगे बढ़ें। इसके हमें सारे वो पता ही हैं सब कि बॉल किसको कहते हैं, सॉकेट हम किसको कहते हैं। अब चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी आपको मालूम है। हिप जॉइंट हमारा है, राइट, हमारा जो है वो शोल्डर जॉइंट हमारा है। ओके, ये मुझे बताओ आप लोग ज़रा थोड़ा सा कि अभी जॉइंट्स का वो ख़त्म हो गया हमारा सिनोवियल जॉइंट का, कि हमारा जो है वो हिप जॉइंट और ये हमारा शोल्डर जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स में से ग्लिनोइड कैविटी किसके पास है? शोल्डर के पास है। अच्छा, तो इसके पास क्या है? अरे तो बॉल एंड सॉकेट तो इसके पास भी है, बॉल एंड सॉकेट तो इसके पास भी है ना, तभी तो ये कर पा रहा है, इसके पास भी है। हाँ, मसला यही है ना कि वो बताया था, ठीक है बताया था, हम बताया था नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मैंने नहीं बताया था, हमें बताया था। निकालो पीछे के पन्ने ज़रा रिवाइज करो। ए से शुरू होता है वो, है ना, हाँ ए से शुरू होता है, एम पे ख़त्म होता है, सही, एम ए से शुरू होता है, एम पे ख़त्म होता है जी। नहीं, एक्रोमियम नहीं, एस्टिबुलम, राइट, एसिटिबुलम आप लोगों ने लिखा भी था। प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो रह जाता है। एसिटिबुलम अपनी भाषा में लिख लिएगा, स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती, ठीक है, राइट। तो हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है, हमारे पास एसिटिबुलम है, हमारे पास शोल्डर में जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर भी है। ये बात आप में से कितनों को पता है? शोल्डर के पास, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के पास जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर भी है,
ये बात कितनों को पता है? जी, कुछ कह रहे हैं? आपको पता है? अब ये कह रहे हो, ओके। हाँ, वो हिप जॉइंट में होता है। ओके फाइन, नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो आपके उसको बोलते हैं जो आपका फीमर है, और फीमर का जो हेड अंदर गया है, हमने डिस्कस किया था, आप लोग भूल गए फिर, है ना? उसका ये जो हेड उठा रहता है, यहाँ से ये जो बोन का हिस्सा आपका उठा हुआ है, दैट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम लोगों ने बात करी थी। आई डोंट नो पूरी क्लास कैसे भूल गई, एक बच्चे के अलावा। इसका मतलब हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मुश्किल है फिर कैडेवर पे हम लोग जा पाएंगे, है नहीं? एसिटोबुलम हमको मालूम होना चाहिए, ग्लिनोइड कैविटी हमको, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, और वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए अब तक। मीन्स जिस इंटेंसिटी के साथ आप लोग एनाटॉमी की क्लास कर रहे हो, है नहीं, वो बहुत अप्रिशिएबल है, लेकिन उस एफर्ट को आप ट्रांसलेट करो कि वो आपकी आपका इंडिविजुअलिटी का हिस्सा बन जाए, वो चीज़, है ना? चले आगे बढ़ो। राइट, तो हमारे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके, पीछे करना ज़रा, पीछे करना। राइट, दिस इज, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये सब वाला, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा फीमर है, ये इसका सॉकेट है, ये इसका बॉल है, राइट, और ये इस हड्डी का ये एंगुलर पार्ट, दैट एंगुलर पार्ट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। सिंपल है ना? ओके फाइन, चलो आगे बढ़े, आगे। ओके, मूवमेंट्स अराउंड जॉइंट। तो हमारे वो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स खत्म हो गए, राइट? हम लोग जो हैं वो अब मूवमेंट्स हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, ये भी बहुत जनरल हैं, लेकिन इसको भी हम लोग कवर करने की जल्दी कोशिश करेंगे। चलें आगे बढ़ो। हर चीज़ का हम लोगों ने बात करी थी, हर चीज़ का अपोजिट मौजूद है, ठीक है नहीं? राइट, ऐसे ही जो है वो हमारे मूवमेंट्स में है, ऐसे ही हमारे मसल्स में है। हर चीज़ का जो है वो मीन्स अपोजिट मसल्स भी मौजूद है, अपोजिट एक्शंस भी, मूवमेंट्स भी मौजूद हैं, राइट? हमारा सबसे पहला है एबडक्शन, इसका अपोजिट हमारे पास है एडक्शन। ओके फाइन, अभी हमें एबडक्शन एक समझ में आ जाए तो उसका अपोजिट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? एबडक्शन, एबडक्शन ये वर्ड जो है ये, हाँ, मीन्स आपकी जो बॉडी, सेंट्रल बॉडी है, उससे दूर कोई चीज़ जाना, है नहीं? इसको आप जनरल भाषा में कह लो किडनैपिंग, किडनैप, अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। बच्चे का किडनैप हो गया है, अच्छा, उसका सेंट्रल लाइन उसकी फैमिली थी, उसका घर, उसका सेंट्रल प्लेस था, उस सेंट्रल प्लेस से उठा के अलग ले गए। अभी वो खतरे में है नहीं है, वो एक अलग बहस है, लेकिन सेंट्रल प्लेस से आप उसको उठा करके ले गए, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। तो किडनैपिंग के लिए अक्सर जो है वो मीडिया में एबडक्शन वर्ड भी इस्तेमाल होता है नहीं? गैंग एबडक्टेड 3 चिल्ड्रन, किडनैप्ड की जगह वो एबडक्टेड वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो एबडक्शन मतलब कोई भी चीज़ हमारे सेंट्रल लाइन से दूर जाना, ऐसा, राइट? ओके, जब दूर जाएगी तो पास भी आएगी वापस, तो जैसे जैसे पास आती जाएगी तो वो एडक्शन होता जा रहा है, ठीक है ना? तो एबडक्शन हमें याद रखना ज़रूरी है, एडक्शन ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? ओके, दैट्स इट, ठीक है नहीं? अब ये हम बाईलेटरल रेजेस करते हैं ना, ऐसा है ना, अपना आप डेल्टॉइड मसल के लिए, है ना? और ये जो बीच की मसल होती है, इस खास करके ये 3 हिस्सों में ये मसल डिवाइडेड होती है हमारी, एंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड एंड देन पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ठीक? तो ये डेल्टॉइड हमारा जो है वो, ये एक्सरसाइज हमारी मीडियल डेल्टॉइड के लिए, ये हमारी, इसको हम बोलते हैं मिलिट्री प्रेस या फ्रंट बारबेल शोल्डर प्रेस, राइट? इसको बोलते हैं प्रेस बिहाइंड द नेक, राइट? ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक होती है बेंट ओवर, और फिर उसके बाद लेटरल रेजेस, बेंट ओवर एंड देन उसके बाद लेटरल रेजेस। ओके फाइन, ये जो लेटरल रेज हमारी है ये एबडक्शन है एंड देन एडक्शन है,
एबडक्शन एंड एडक्शन, एबडक्शन एंड एडक्शन, सिंपल। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? राइट, थैंक यू। चलिए आगे, एडक्शन, वापस आ रहे हैं हम, है ना, टूवर्ड्स आवर सेंट्रल लाइन। तो ये हमारा एडक्शन। आगे चले, आगे फाइन, सरकमडक्शन। इसका अपोजिट एक होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं रोटेशन, राइट। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन जो है वो एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें सारे मीन्स सारे मूवमेंट्स जो हैं वो उसमें मिक्स्ड हैं, सब आपस में। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके। अब हम इसको बोलते हैं जनरली, है ना, इसको हम बोलते हैं आर्म रोटेशन। दिस इज नॉट आर्म रोटेशन, दिस इज सरकमडक्शन। जनरल पब्लिक बोले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिजिकल एजुकेटर बोलेगा तो पाप लगेगा। हाँ, टेक्निकल आदमी हो ना आप, राइट। अभी भी हम लोग बोलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी बोले तो चलता है उनके लिए, लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स पर्सन जाकर के अपने वहाँ बोलेगा कि आर्म रोटेशन करो, तो फिर उसको पाप लग जाएगा, बाकी लोगों को पुण्य लगेगा, उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। तो ये दिस इज सरकमडक्शन। इसको कभी रोटेशन नहीं कहिएगा। रोटेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करती है, लाइक दिस वन, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन, दिस इज नॉट सरकमडक्शन। अब दिख रहा है ना, है ना। दिस इज अंदर करो बाहर करो, अंदर करो बाहर करो, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन। When you do this, this is circumduction। तो हम फिजिकल एजुकेटर्स को, हम फिजिकल थेरेपिस्ट को जो है वो टेक्निकलिटी के साथ हमको अपनी स्पेसिफिक मूवमेंट्स हमको मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके फाइन। अब ये आप सरकमडक्शन दो जगह तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, एक तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड कर सकते हो और दूसरा हिप जॉइंट के अराउंड आप कर सकते हो। आप अपने पैर को जितना भी घुमा लो इस डायरेक्शन, कुछ लोग इतना घुमा पाएंगे, कुछ इसको ज़्यादा घुमा लेंगे, कुछ और ज़्यादा घुमा लेंगे, लेकिन मीन्स सरकमडक्शन के उसमें मूवमेंट में हम चले जाएंगे, राइट। फाइन, आगे बढ़ो, चले चले, है ना। दैट इज कॉल्ड हिप सरकमडक्शन। जो आप पैर से करते हो तो दैट इज अप। आगे क्या चीज़? हाँ, वो भी, दैट इज ऑल्सो ए सरकमडक्शन, लेकिन वहाँ टेक्निकल एक पॉइंट है, अच्छा हुआ आपने बोल दिया, है नहीं। तो हमारी जो ये एटलस है और ये एक्सेस है, राइट, ये जो हैं वो ऑलमोस्ट मींस ये फैशिया से, बहुत स्ट्रांग फैशिया होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें लिगामेंट नहीं के बराबर जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, दो बोन्स जो ऐसे रोटेट कर रही हों सरकमडक्शन में, इसको समझने की कोशिश करिएगा। दो बोन्स सरकमडक्शन में हो मूवमेंट में और उनके पास लिगामेंट जॉइंट ना हो, आप मुझे बताओ वो बोन्स जो हैं वो मींस ज़्यादा खतरे में है ना या कम खतरे में? ज़्यादा खतरे में, राइट। ये आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पीछे का, ये तो आपका सेफ है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फैशिया इसको पीछे पकड़े हुए है, राइट। और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फैशिया अंदर, अगर गले के हम देख पाएंगे तो अंदर भी जहाँ पे एटलस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटलस, सामने से ये गर्दन है और इधर से आप देख पाएंगे, और इधर ये, तो यहाँ पर भी हर जगह स्ट्रॉन्ग फैशिया लगी हुई है। तो ये आपको जो है वो आराम के साथ आप इसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ से यहाँ सामने का रोटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर आपने किया तो बहुत जल्दी स्पॉन्डिलाइटिस या डिसलोकेशन या मेनिंजाइटिस, इस तरीके की बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा 80% से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी भी कराना है, ये जिसको हम बोलते हैं ना, इसको नेक रोटेशन नहीं करना है, नीचे का नहीं करना है, पीछे का करना है। पीछे का इत्मीनान से करो, पीछे का किसी भी एज ग्रुप का आदमी हो वो करे,
आप 24 साल के हो, आप करो, मैं 50-52 साल का हूँ, मैं करूँ, कोई 72 साल का आ जाए वो करे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पीछे का, आगे का 24 साल का भी करे तो गड़बड़, 18 साल का करे तो गड़बड़, और 50 और 72 साल वाले की तो बात ही मत करो, ठीक है नहीं। तो आपको आगे वाला हिस्सा जो है ये नहीं करना है। अगर इसको करना है तो इसको सीधा रखो, स्कैपुला सीधा रखो, और साइड में वो वाला मूवमेंट, कौन सा है ये पाइवेट है या प्लानर है? पाइवेट है, ये वाला मूवमेंट के साथ करना है, ये वाला नहीं करना। तो फुल रोटेशन, नेक रोटेशन कभी नहीं करना है। कोई कह भी रहा है आपको तो आपको आधा करो ना, उसका दिखाई थोड़ी दे रहा है कितना कर रहे हो। डाउनवर्ड नहीं कर सकते, पीछे कर सकते हैं बस, हाफ रोटेशन पीछे का, सिर्फ आगे का नहीं कर सकते। इसको लिख लो 2 मिनट में, जैसे भी लिखो आप, ये आपके लिए ये स्किल इंपॉर्टेंट है। तो आपके शोल्डर में सरकमडक्शन हो जाता है, आपके हिप में सरकमडक्शन हो जाता है, आपके रिस्ट में भी सरकमडक्शन हो जाता है ना, हो रहा है ना, ये रिस्ट में भी आपके सरकमडक्शन हो रहा है, सारे एंगल्स इसमें शामिल है सर। नेक में भी हो जाता है, मगर वो हमें करना नहीं है। एंकल में भी हो जाएगा, एंकल में भी कर लेना। तो अब आपको फर्क समझ में आ रहा है सरकमडक्शन और रोटेशन में, है ना। सरकमडक्शन जो है वो इज इक्वल टू सर्किल। तो सरकमडक्शन की स्पेलिंग को मैंने शुरू के 4 अल्फ़ाबेट्स को लाल कर दिया और सर्किल के शुरू के 4 को कर दिया। इससे आपकी लर्निंग स्ट्रेंथेंड हो गई, ज़्यादा मजबूत हो गई। अब आप सरकमडक्शन नहीं समझ पा रहे, सर्किल तो समझ गए। सर्किल तो हमें बचपने से रटा हुआ है बस। तो ये सर्कुलर मूवमेंट है, ठीक है नहीं। तो सरकमडक्शन इज सर्कुलर मूवमेंट और रोटेशन इज नॉट सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। रोटेशन के लिए एक एक्सिस सही है, उसी पे वो रोटेट करेगा बस। चलें आगे बढ़ें। हाँ, ऊपर लिखा सुपिनेशन, इधर आ गया प्रोनेशन। वही अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो दिस वन इज सुपिनेशन, दिस वन इज प्रोनेशन, राइट। हाँ, है ना। तो ये रेडियस हमारी, अभी हम किस पोजीशन पे हैं? अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन पे ऐसे खड़े हो जाएं तो अभी ये कौन सी पोजीशन है? सुपाइन पोजीशन है, सुपिनेशन पे है, राइट। अगर ये मुंह के बल लेट जाए हम तो प्रोनेशन पोजीशन, राइट। ओके फाइन, चलें पीछे आगे कर। और फाइन, ये अभी सीधे लेटे हुए हैं, तो विच पोजीशन इज दिस? देखिए सुपाइन पोजीशन। सुपाइन आप याद रख सकते हो तो स्पाइन से भी, व्हेन स्पाइन इज टचिंग ऑन टू द फ्लोर दैट इज सुपाइन पोजीशन, है ना। उसका उल्टा अपोजिट कोई तो होगा, अपोजिट, तो अपोजिट है वो प्रोन पोजीशन, उल्टा, राइट। चलें आगे 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 आगे। ओके, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, राइट। दिस इज जहां पे एंगल छोटा होता चला जाए जॉइंट्स का, 2 बोन्स के बीच में जहां एंगल छोटा होता चला जाए दैट इज फ्लेक्शन, जहां एंगल बड़ा होता चला जाए दैट इज एक्सटेंशन। सिंपल, ठीक है ना। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। चले और आगे, राइट। ओके ओके, है ना। अभी आपने देखा होगा वो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, सामने जो है वो वेट लगा हुआ होता है, उसको हम ऐसा करते हैं तो हम बोलते हैं ना उसको लेग एक्सटेंशन। वो एक्सरसाइज का नाम है लेग एक्सटेंशन, राइट। तो हम लेग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, अभी आप प्रोन पोजीशन में हो जाओ और फिर उसके बाद आप पीछे से आप इसको, है नहीं, तो ये दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, क्योंकि एंगल जो है ये अब छोटा हो रहा है इधर की तरफ, और इधर जो है वो हमारा छोटा था और बड़ा हो रहा है, और लोड हमारा सारा यहाँ पर है, तो हमारी सामने क्वाड्रिसेप्स पे असर पड़ रहा है। इस वाली एक्सरसाइज से हमारी जो है वो हैमस्ट्रिंग पे असर पड़ रहा है, ठीक। चलें आगे। ओके, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, आगे चलो।
फाइन। हम स्कैपुला को अपने ऊपर उठाते हैं टूवर्ड्स आवर, दिस इज कॉल्ड ईयर लोब्स, एनाटॉमिक इट इज कॉल्ड पिन्ना, PINNA लिख लीजिए, पिन्ना। PINNA, पिन्ना। फाइन। हम अपने पिन्ना की तरफ एक्रोमियन प्रोसेस को उठा रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हम अपने एक्रोमियन प्रोसेस को पिन्ना की तरफ उठा रहे हैं, ये अपने आप में ठीक है या नहीं? कौन कह रहा है कि ठीक है? हाथ उठाओ। ये कह रहे हैं ठीक है। अभी तो बहुत सारे बोल लेते हैं, अब उनको खतरा लगने लगा 20 रुपये सर वापस ले लेंगे सबसे, एक से 20 रुपये। कमाई का अच्छा स्रोत है ये हमारा, 20 दो और 100 ले लो वापस। जी बताइए, सही है? सही है, ओके फाइन। तो सही कैसे है? एक्रोमियन कहाँ है हमारा? यहाँ पे हमारा एक्रोमियन है। कौन सा हिस्सा? जो छोटे सा बोन सी निकली हुई है, दैट इज हमारी एक्रोमियन प्रोसेस। याद है? थोड़ा सा भूल गए थे, है ना? हाँ, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है हमारा, और ये एक्रोमियन प्रोसेस हमारा ऊपर उठ रहा है टूवर्ड्स पिन्ना। तो इसको हम बोल रहे हैं जो है वो एलिवेशन। अच्छा, अब जब ये ऊपर गया है तो इसका अपोजिट नीचे भी आएगा, तो दैट इज डिप्रेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है नहीं? इतना क्लियर है? चले, क्या चीज? शोल्डर, हाँ श्रग्स भी बोलते हैं जनरल इंग्लिश में, सही है ना? श्रग्स भी बोलते हैं इसको। वेट ट्रेनिंग में एक्सरसाइज भी होती है इसकी, राइट? आप डंबल हाथ में ले लेते हैं या बारबेल हाथ में ले लेते हैं, और उसके बाद आप उसको जो है वो, एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहती हैं ऑलमोस्ट, तो आपका आइडिया होता है आपकी जो ट्रेपीजियस है, ये ट्रेपीजियस आपकी मदद करती है इस मूवमेंट को ऊपर करने में, राइट? नीचे आपके जो है वो स्कैपुला के इधर की तरफ कहीं जो है वो रोम्बॉइड मसल होती है, तो वो रोम्बॉइड उसको नीचे खींच करके लेके आती है। अच्छा, रोम्बॉइड ना भी लेकर के आए, क्या तब भी नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली या नहीं आएगा? आ जाएगा या नहीं आएगा? क्यों? ग्रेविटी से। ग्रेविटी से, बात सही है ना? ओके फाइन। मैं आपसे जो पॉइंट कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी वो मसल ले आती है नीचे, राइट? लेकिन हमने साथ में ये भी बोला कि वो लाए चाहे ना लाए, भाड़ में जाए, हम अपने आप आ जाएगा टक से नीचे। ओके, आ जाएगा अपने आप नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी से तो हवा भी नीचे चलती है, तो हमारी ये तो फिर भी मसल है, हड्डी है, वेट है, बहुत भारी है, राइट? ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं रोम्बॉइड नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप भी कोशिश करो जरा, सीधे बैठो, राइट? अभी आपको करना क्या है? सिंपल आप उठाओ और नीचे की तरफ जानबूझ के ले जाओ, ना जानबूझ के ले जाओ मसल्स के साथ। यहाँ पे कहीं आपको टाइटनेस फील हो, आप देखो क्या हो रही है आपको, आप नीचे की तरफ ले जाओ, जानबूझ के ले जाओ, 5-6 बार ले जाओ, जाने मत दो उसको, जाने मत दो। अगर गया तो बेकार है। ओके फाइन। अभी आप अब इसको छोड़ दो, ऐसा। क्या अब भी वही टाइटनेस फील हो रही है अपर बैक में? नहीं हो रही। अब वो मसल जो बीच में हमारी कहीं इस्तेमाल हो रही थी, अब वो मसल हमारी नहीं इस्तेमाल हो रही। What I am discussing with you people is very very important, especially in exercises, or since we people are directly related with the large muscular activities, तो हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसके 2 फेजेस होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। अभी आप लिख भी लेंगे, इसको गौर से सुनिएगा, ठीक? अभी मत लिखिए, पहले सुन लीजिए, वो समझना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेज होता है पॉजिटिव फेज हर एक्सरसाइज का, और एक फेज होता है नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज वो फेज होता है जिसमें आप टुवर्ड्स ग्रेविटी काम करते हो, जिसमें आप टुवर्ड्स ग्रेविटी काम करते हो, दैट इज नेगेटिव फेज। और इसका अपोजिट है पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव वो है जहां आप एंटी ग्रेविटी काम करते हो।
फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग बारबेल या डम्बल कर्लिंग, है ना, तो दिस इज एंटी ग्रेविटी, तो दिस इज पॉजिटिव, राइट। अभी मैं नीचे ले जाऊं डम्बल टूवर्ड्स ग्रेविटी, दिस इज निगेटिव, राइट। अभी हमारी जो एक्सरसाइज का पैटर्न है वो आप देखो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे घुमाया, है नहीं, और यहां से फिर अभी ये निगेटिव हो गया ना यहाँ से। अच्छा, यहाँ से नेगेटिव है तो इस पर हम कोई जोर नहीं मारते, इस पर हम सारा जोर मारते हैं यहाँ से, क्योंकि उठेगा ही नहीं बगैर जोर के। और यहाँ हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। करके देखो, खड़े हो जाओ, करो करो, यस सर मत बोलो, यस सर तो सर तो कुछ भी बोले वो यस सर रहे, करो, कोशिश करो। आप देखो यहाँ से यहाँ तक आपको एफर्ट लगेगा, लेकिन आप इसको पीछे छोड़ दो क्या, तब भी एफर्ट लगेगा। कोशिश करें, हाँ मारो, एक दूसरे के मारो। नहीं, कुछ लोग सो गए हैं, अच्छा है, इससे जग जाएंगे। पीछे वाले के थप्पड़ मार दें, नहीं क्यों, ज़्यादा ताकत में सो गया है ना वो, इसलिए क्या। ओके फाइन, है ना। अभी अब देखो, बैठ जाओ। अभी अब देखिए हो क्या रहा है। सारी एक्सरसाइजेज में हम और आप से गलती क्या होती है, फिर मैं कहता हूं वही पाप लगने वाली बात है नहीं, कि हम पॉजिटिव पे तो पूरी जान मार देते हैं और हम नेगेटिव को ऐसे छोड़ देते हैं। पॉजिटिव को तो हम पूरी जान मार के करते हैं और नेगेटिव को हम यूं ही छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पूरा रेंज ऑफ मोशन तो ये है ना हमारा, या सिर्फ इतना ही है, ऐसा पूरा है। यानी कि आपने ये 50% है और ये 50% है, यानी कि आप 50% पे तो काम ही नहीं कर रहे। यानी कि आपने जो है वो 1 घंटा एक्सरसाइज की, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा एक्सरसाइज की, तो आपने आधे घंटे तो एक्सरसाइज ही नहीं की। जबकि आप झूठ आप नाम दे रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूं, आधे घंटे तो काम ही नहीं किया आपने कुछ। ये तो ग्रेविटी ने काम किया। आप वेट ऊपर से भी छोड़ देते तो भी वो नीचे गिर जाता और हाथ भी नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता। आपने क्या किया? यहां तक बात क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको। और ये सारी एक्सरसाइजेज में अभी आप आर्म रोटेट अब भी बोल रहे हो, अब आप बोलो हम सर्कमडक्शन कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, सर्कमडक्शन। हाँ हाँ, ताकत और भी कम हो जाती है, अपने आप ही होने लगता है थोड़ा बहुत, तो सर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसका फायदा आपको, आपकी मसल्स पे कोई फायदा नहीं हो रहा उसका, है नहीं। आपके न्यूरॉन्स पे उसका कुछ फायदा हो रहा है तो हो रहा है, आपको तो मसल्स पे भी काम करना है ना, आपको हड्डियों पे भी काम करना है भाई। आप तो अभी बैठ जाओ, है ना। देखिए एक ही एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ नर्वस सिस्टम के लिए कर रहे हो अपने मूवमेंट्स तो आप कर लो, लेकिन फिर आपके जो और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आपका मस्कुलर सिस्टम का एडवांटेज है, जैसे आपको दूसरे और एडवांटेज, वो नहीं मिल पाएंगे आपको, राइट। तो आपको अगर इफ़ यू वांट टू गेट फुल बेनिफिट आउट ऑफ एवरी मिनट ऑफ योर शेड्यूल, तो फिर आपको पॉजिटिव पे भी ध्यान देना होगा और निगेटिव पे भी आपको ध्यान देना होगा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? नंबर 1। नंबर 2, हमको जो है वो रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमेशा हर इंसान का पॉजिटिव स्ट्रेंथ कम होती है और नेगेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मीन्स आप अगर 10 किलो का ऐसे पॉजिटिव में उठा पाते हो, 10 केजी का एक बार, यानी कि दूसरी बार अगर आपने नीचे कर दिया तो अब दोबारा नहीं उठ रही है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल आपकी पॉजिटिव की 10 केजी की है, नेगेटिव की 10 केजी की नहीं होगी। नेगेटिव की कम से कम आपकी 18 से 22 केजी की होगी। अच्छा, इसको हमने कभी देखा ही नहीं, हमने इसको कभी गांठा ही नहीं, राइट। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड कोचेज हैं और उनके एथलीट्स, अब एथलीट का मतलब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, वो स्विमर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उनके एथलीट्स जो हैं वो कहीं परफॉर्मेंस उनकी एक जगह आके रुक गई, तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड कोचेज हैं वो जो है उनके नेगेटिव फेज पे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो पॉजिटिव फेज पे काम नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव तो खत्म हो गया। पॉजिटिव उसका बहुत लिमिटेड है, नेगेटिव में बड़ा पोटेंशियल है, और नेगेटिव आदमी बहुत कम इस्तेमाल करता है। वो एथलीट भी कम इस्तेमाल कर रहा है, वो समझ गया इस बात को। तो अगर आपके पास भी कोई आता है और कहता है कि
100 मीटर में मेरी जो है वो 11.5 सेकंड रुक गई है, पीछे 2 साल से मैं कर नहीं पा रहा, राइट। तो आप उसकी जो, अब सिर्फ भागना ही उसका एक वो नहीं है ना, सिर्फ सीधा होकर के भागना। अब आपको उसके नेगेटिव फेज की जितनी भी ट्रेनिंग है आप उस पर कंसंट्रेट करवाओ उसको, आप देखोगे बहुत जल्दी वो 11.5 का 11.15 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हो सकता है कि वो 10:30 पे भी आ जाए बहुत जल्दी, राइट। तो हमारा नेगेटिव हमेशा डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल है, 18 से 22 kg का है ये हमने लूज़ कर दिया बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, इसमें हमारी कोई मसल काम नहीं कर रही, इसमें कोई टेंडन नहीं काम कर रहा, कोई लिगामेंट हमारा काम नहीं कर रहा, सिंपल वो तो ऐसा पड़ा हुआ है। प्लस अगर आपने इसको खाली ऐसे छोड़ दिया तो ये बहुत इंजूरियस है। आपको इंजरी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो नेगेटिव फेज में लगती है, पॉजिटिव फेज में नहीं लगती। हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव फेज में मसल स्ट्रेन हो गई है, जो मसल पुल वगैरह जिसको हम बोलते हैं ना, कि हमको ऐसे खींचा था मैंने इसलिए ऐसा हो गया इसमें, नहीं, वो आपने ऐसे खींचा था और ऐसे छोड़ा था, ये जो ऐसा छोड़ा था आपने उससे आपका मसल पुल हुआ है। और इल्ज़ाम हमने जो है वो इसको दे दिया बेचारे, जिसने सारा काम किया आपके लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम है। और ये तो समाज की रीति भी है नहीं, जो ज़्यादा काम करता है वो गलती भी ज़्यादा करता है, गलती ज़्यादा करता है तो बदनाम भी ज़्यादा किया जाता है उसी को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप पॉजिटिव पे भी ध्यान दीजिए और अपने नेगेटिव पर भी ध्यान दीजिए। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ध्यान करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो होलिस्टिक ट्रेनिंग कहलाएगी। अब आप इसको कैसे लिख पाओगे, लिख लो 2-3 मिनट। जब वो एकदम से रुक जाएगा तो उसका नेगेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक। मतलब 100 मीटर भाग रहा है, 100 मीटर उसने रेस, ओके 100 मीटर उसने रेस कवर कर ली, फिर उसके बाद कोचेस स्टार्ट टेलिंग कि जस्ट जॉग और जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, बट द स्प्रिंटर जस्ट स्टॉप्स एट द प्लेस वेयर द 100 मीटर्स फिनिशेस। तो दिस इज आल्सो द नेगेटिव। नहीं, दिस इज नॉट नेगेटिव। नेगेटिव तो कोई उसका उल्टा मूवमेंट करेगा तभी होगा ना भाई। दिस वन इज पॉजिटिव, अब इसका उल्टा ही मूवमेंट करना पड़ेगा आपको, फ्लेक्शन का आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा तभी आपका नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव जाने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, राइट। यानी कि वो ऐसा भाग रहा है, अब वो स्टार्ट रनिंग बैकवर्ड, दैट इज नेगेटिव, है ना। मूविंग फॉरवर्ड एज सुन एज फिनिशेस द 100th मीटर, यानी स्टार्ट रनिंग बैक, दिस इज नेगेटिव फेज। तो रनिंग का नेगेटिव फेज हमेशा आपका उल्टा ही होगा, उसी का उल्टा होगा। लिख लिए आप, इसको कैसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपकी लाइफ टाइम स्किल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैं? ट्रेनिंग फेज का नाम क्या दिया आपने? कौन सी ट्रेनिंग फेज? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेनिंग फेज का नाम क्या दिया आपने? होलिस्टिक। होलिस्टिक, WHOLIS, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, WHOLISTIC, होलिस्टिक ट्रेनिंग। होलिस्टिक कहते हैं ओवरऑल, कवरिंग ऑल एंगुलर मूवमेंट्स, ऑल मसल फाइबर्स, होलिस्टिक ट्रेनिंग। तो हमारा पॉजिटिव स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा नेगेटिव उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव फेज है ना, आप टूवर्ड्स ग्रेविटी काम कर रहे हो। आपने पैर उठा लिया सर्वांगासन में, अभी आपको पैर नीचे लेके जाना है, तो दिस इज नेगेटिव फेज। ये नेगेटिव फेज आपका स्लो होना चाहिए। जो आप कराते हो वो आप बिल्कुल सही कराते हो, बहुत अच्छा कराते हो आप। नेगेटिव वो भी होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कि कवरिंग ऑल द एंगल्स। जी नहीं समझा मैं। सरकमडक्शन, हाँ तब असर करेगा, तब आपकी मसल्स पे असर करेगा। हाँ, वरना खाली आपका नर्वस सिस्टम वो भी बहुत थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इससे तो बस आपका रिदम बन गया बस एक, और कुछ नहीं हो रहा है ना। जी आप कुछ
हाँ सर कभी-कभी कोच कहते हैं कि नीचे स्लो लेके आओ, ऊपर फास्ट लेके जाओ। हाँ वो नेगेटिव फेस ट्रेनिंग है। हाँ, नेगेटिव ट्रेनिंग करा रहे हैं आपको नेगेटिव ट्रेनिंग करा रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि आप इस तरीके के जब भी, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया है या कोई भी एक्सरसाइज है, तो 2 सेकेंड्स अप एंड 4 सेकेंड्स डाउन, 2 सेकेंड्स अप 4 डाउन। और स्लोप से नीचे लेके हाँ, वो भी नेगेटिव, वो नेगेटिव है ना, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आप भाग रहे हो। अभी इसके ऊपर चढ़ोगे आप तो अगेंस्ट द ग्रेविटी भाग रहे हो, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड दिस वन। वही मैंने कहा ना, अगर किसी स्प्रिंटर का रुक गया है कुछ, है ना, टाइमिंग, तो आप उसको नेगेटिव, अब देखो आप कैसे नेगेटिव कर सकते हो, क्या क्या नेगेटिव हो सकता है। स्लोप इज 1 नेगेटिव, बैकवर्ड रनिंग इज 1 नेगेटिव, भाई फॉरवर्ड रनिंग तो पॉजिटिव है, दिस वन इज, यानी अभी पैर ऐसे जा रहा है, अभी पैर जो है वो ऐसा करके जाएगा। अच्छा, मसल्स हमारी, अब ये मस्कुलर सिस्टम में आएंगे तब बात करेंगे, या तो मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ आपसे कि मसल को डिफरेंट एंगल से हमेशा हिट करना चाहिए, डिफरेंट तरीक़ों से हमेशा हिट करना चाहिए। आप हमेशा एरोबिक्स करते रहो नहीं, कभी आप वेट ट्रेनिंग के साथ भी एरोबिक्स करो तो आपका ज़्यादा अच्छी हेल्थ रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट ना, ऐसा चले, राइट। ये हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लर्निंग है, आमतौर से मीन्स फिज़िकल एजुकेशन में नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, आपकी नॉलेज जो है वो उतनी हॉलिस्टिक हो जाएगी। तो अब ट्रेनिंग सिर्फ हॉलिस्टिक नहीं होती, लर्निंग भी आपकी, नॉलेज भी आपकी हॉलिस्टिक होती है, पर्सनालिटी भी आपकी हॉलिस्टिक होती है, बिहेवियर भी आपका हॉलिस्टिक होता है, राइट। ओके, एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन जॉ, राइट। आप इस जॉ को बाहर की तरफ निकाल लो, ऐसे करके देखो, राइट, है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ, दिस इज एलिवेशन। नीचे की तरफ कर रहे हैं, खोल दो पूरा, राइट। हाथ ऐसा करो, सीधा हाथ, सीधा हाथ ऐसा करो, डाल दो मुंह के अंदर, डाल दो डाल दो डाल दो डालो, और डालो यार, डालो 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 डालो, नहीं डाला, ये 3 क्यों जा रही है, 4 जानी चाहिए, बस 3, 4 ऐसे मुड़ के नहीं जानी है। ओके फाइन, आपका फुल रेंज ऑफ मोशन, आपका फुल रेंज ऑफ मोशन ये आपकी 4 उंगलियां, दूसरे की नहीं। हाँ, वो कहीं कुत्ते की डाल दे, आपकी अपनी उंगलियां 4। गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका फुल रेंज ऑफ मोशन है। दिन में 2-3 बार इसकी एक्सरसाइज कर लिया करो। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जॉ का कैंसर कम होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन कर लिया करो, है ना। चलो, हैं धर्मेंद्र सर ने कर ली, चुपके से कर ली, वो योगी आदमी है, वो सिर्फ दिमाग में करते हैं। चलो, ओके फाइन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, आगे बढ़ो, राइट। स्कैपुला हमारा, दोनों स्कैपुला, हाथ ऐसे करोगे और ऐसा, तो दोनों स्कैपुला की वॉल जो है वो आपस में मिल जाएंगी ऐसे करके, राइट। आगे करोगे इनको ऐसा, तो ये दोनों स्कैपुला जो है वो ऐसा आ जाएंगे, राइट। तो दिस वन इज हमारा रिट्रैक्शन एंड दिस वन इज स्कैपुला पे, जहां स्कैपुला हमारे बाहर जा रहे हैं, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। चलो आगे बढ़ो, हटाओ इसको, ओके फाइन, है ना। अभी रिट्रैक्शन हमारे जॉ में भी जो है वो आगे की तरफ आपने निकाल दिया और बिल्कुल आपने पीछे की तरफ इसको खींच लिया, पीछे जितना भी खींच सकते हो मैक्स पॉसिबल अपने जॉ को, राइट। चले आगे। सर ये टंग इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती क्या? क्या इसकी प्रोट्रैक्शन की और रिट्रैक्शन की सर? हाँ हो सकती है, टंग भी हो सकती है। चले, राइट, इन्वर्जन एंड एवर्जन। चले आगे आगे, जल्दी से बढ़ जाएंगे, राइट। हमारे पैर ऐसे लटके हुए हैं, थोड़े से उठा लिए सब लोग अपने पैर, ऐसा करके उठाइए,
दोनों उठाइए, थोड़ा पैरों, पेट को कष्ट दीजिए, हाथ पैर ऊपर उठाइए, राइट। अब पैरों को ऐसा मोड़ लीजिए अंदर, हाँ ऐसा करके, हाँ लगा लिए, सपोर्ट लगा लिए, राइट। दोनों पैर आपने ऐसे मोड़े, दिस इज इन्वर्जन, अंदर की तरफ चले गए। अभी ये दोनों बाहर है ऐसा करके, हाँ ये दिस इज एवर्जन, इन्वर्जन एवर्जन। क्या चीज़? आउटवर्जन कह दो। हो सकता है कल को ये बड़ी मशहूर साइंटिस्ट हो जाए, इसके नाम पे पड़ जाए आउटवर्जन, लेकिन अभी इवर्जन और इन्वर्जन चल रहा है। चलें, ओके फाइन, आगे बढ़ो। डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, राइट। डॉर्सी कहते हैं, देखिए डॉर्सी ये जो है वो आपके एंकल पे है, आपका शिन बोन की तरफ पंजा आ रहा है तो डॉर्सी, और ये जमीन की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लांटर। इसको आपको खुद करना होगा और करते पे आपको बोलना होगा, तब आपको ये सारे मूवमेंट याद होंगे, नहीं तो आप अभी जाओगे अभी भूल जाओगे। सच बता रहा हूँ, 1 घंटे में आप सब भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत हम लोग टाइम देना बेकार है नहीं, सारा काम है आपका प्रैक्टिकल का। आप करो डॉर्सी प्लांटर, राइट। डॉर्सी और प्लांटर ने जब, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी, लेकिन उस वक्त जब मैं बीपी में था, आपकी तरह का स्टूडेंट था, जहाँ आपकी जगह बैठ रहा था, तो उस वक्त मुझको डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन ने बहुत परेशान किया। मुझे कन्फ्यूजन हो करके कि अभी ये डॉर्सी फ्लेक्शन हो गया और ये प्लांटर हो गया, मुझे समझ में याद नहीं आ पा रहा था। एक बार मैं बैठा बैठा ऐसे ही कर रहा था खाली अपने घर में, डॉर्सी फ्लेक्शन है, पता नहीं अजीब सा कर रहा था, कभी कुछ, तो एकदम से जो है वो मैंने कॉपी देखी और फिर मैंने अपना पैर को ऐसे किया, तो सामने जो था वो गमले में एक प्लांट लगा हुआ था, मेरा पैर उस प्लांट पे पड़ा एकदम से, प्लांटर फ्लेक्शन। इसे कहते हैं एसोसिएटेड लर्निंग, है ना, मीन्स प्लांट पे लगा तो प्लांटर फ्लेक्शन। अच्छा, उस वो दिन है और आज का दिन है, अभी भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 28-30 साल हो गए उस बात को, राइट। और उससे पहले जब खाली थियोरेटिकल याद कर रहे थे तो कन्फ्यूजन हो रहा था, कभी ऐसा कभी वैसा। तो प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी कहते हैं बॉडी को, डॉर्सी मीन्स बॉडी, बॉडी की तरफ फ्लेक्शन। हालांकि अगर प्लांट से प्लांटर याद हो गया है अगर आपको बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंट, तो फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर तो डॉर्सी तो उसका अपोजिट हो ही गया। लेकिन आप में से ही कुछ लोग होंगे जिनको डॉर्सी से याद होगा, प्लांटर से शायद ना याद हो, ओके, है ना। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लर्निंग। किसी चीज से, कोई और चीज से आप एसोसिएट कर लेते हो तो आप अच्छे से उस बात को याद कर पाते हो, है ना। चलें आगे 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 आगे। एक्सकर्जन, आगे कर, आगे 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 आगे, हाँ राइट, है ना। आप अपने जबड़े को इधर करो, जबड़े को इधर करो, इधर करो, और एक बार इधर, एक बार इधर। अगर कैडेवर इतना मूवेबल होता है तो उसको भी हम लोग ऐसा, उसके जॉ को हिलाते हैं, राइट। उसके जॉ को तो हिला लेते हैं, अपने जॉ को नहीं हिला पाते, है ना। हैं क्या चीज़? वो कैडेवर, हाँ नहीं, अगर फ्रेश उसी वक्त आया हुआ कोई डेड बॉडी है तो वो हिलती है, लेकिन आमतौर से होता नहीं है ऐसा। ओके फाइन, तो ये हमारा जो है वो एक्सकर्जन है एक, इसे कहते हैं लेटरल एक्सकर्जन, चूंकि लेटरल हो रहा है ना ये, तो लेटरल एक्सकर्जन। और दूसरा है हमारा मीडियल एक्सकर्जन। आगे, अरे ये क्या कह रहा है, राइट। मीडियल मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन, तो ये इधर इधर चला गया था, ये इसकी मिड लाइन है ना, यही मिड लाइन है, राइट। ये मिड लाइन है, ये इसके इधर चला गया तो लेटरल हो गया। अब ये वापस आएगा ना मिड लाइन पे अपने, तो मीडियल हो गया, तो दिस इज मीडियल एक्सकर्जन, है नहीं, सिंपल। ओके चले आगे। अपोजिशन एंड रीपोजिशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका हाथ ऐसा है, राइट। आप अपने अंगूठे से उंगली के किसी भी पोर को छुओ, दैट इज अपोजिशन, अपोजिशन।
ठीक है, अंगूठे को वापस अपनी जगह पे ले आओ जहां पे था वो एनाटॉमिकल पोजीशन में। दिस इज कॉल्ड रिपोजिशन। रिपोजिशन, रीपोजिशन, पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे री वापस लेके आना, बस सिंपल। तो अपोजिशन एंड रिपोजिशन, उसका अपोजिट है रिपोजिशन। चलें आगे। डेविएशन, राइट। क्या टाइम हो गया? 4 बज गया। बस करें, बस करें, इसको कवर कर लें। चलिए ठीक है, ओके। डेविएशन, आगे बढ़ो। हाँ चलें चलें आगे बढ़ें और देखें क्या कैसे हो रहा है ये। हाँ ये बात है ना। अभी ये आपका हाथ ऐसा है, कौन सा मूवमेंट, कौन सा जॉइंट आपका काम करेगा इस पे? कार्पल नहीं यार, कोई टाइप ऑफ जॉइंट था। ग्लाइडिंग अभी कर रहे थे यार हम लोग, अभी मैंने ऐसे हैं। सैडल, प्लानर, कॉन्डिलॉइड, कौन सा? कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड। देखो मैं क्या कह रहा था आपसे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो अभी हम भूल जाएंगे, अभी भूल गए। कॉन्डिलॉइड, ठीक, ओके फाइन, राइट। तो हमारा ये मीडियल लाइन है इसकी भाई, आम हमारा ऐसा है ना एनाटॉमिकल पोजीशन पे, ये इसकी मीडियल लाइन है, बीच में यही है ना, राइट। इधर साइड में, इधर लेटरल है, इधर लेटरल है, राइट। ये इसकी मीडियल लाइन है, तो इसके इधर अगर जा रहा है तो डेविएशन, इसके इधर जा रहा है तो डेविएशन, और फिर वापस अगर जाएगा तो अब अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो रेडियल, और इधर जाएगा तो अल्नर। उल्टा हो गया, उल्टा कह दिया मैंने। इधर जाएगा तो रेडियल और इधर जाएगा तो अल्नर, दैट्स इट, ठीक है नहीं, दैट्स फाइन, ओके फाइन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स, है ना। एक्स्ट्रा लर्निंग, डेविएशन वर्सेस डाइग्रेशन। डाइग्रेशन कहते हैं लाइन से भटक जाना, डाइग्रेशन भी उसको बोलते हैं, और डेविएशन भी बोलते हैं मिडिल लाइन से भटक जाना, इधर उधर चले जाना, ठीक है नहीं, ओके। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए जब भी दो वर्ड्स होते हैं, जब भी दो वर्ड्स होते हैं तो दो वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो उसके मीनिंग भी कहीं ना कहीं चाहे हल्के से ही डिफरेंट हों लेकिन होंगे, तभी वो दो वर्ड्स हुए हैं। वरना वो दो वर्ड कोई एक ही वर्ड जब काम कर रहा है, ये तो मतलब लैंग्वेज की कमी है, किसी भी लैंग्वेज की कमी हो जाएगी अगर एक ही चीज़ के लिए आप 4 वर्ड्स इस्तेमाल करो। एक ही चीज़ के लिए, कोई वही चीज़ है और उसके लिए आप 4 वर्ड्स इस्तेमाल करो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? भाई एक ही चीज़, एक चीज़ दी दो, एक ही वर्ड आप इस्तेमाल कर लेते हैं, है नहीं। आपने 3 और किए इस्तेमाल तो फालतू आपने रिसोर्सेज खर्च किए, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहे हो, बच्चे को भी एनर्जी वेस्ट करा रहे हो उसको याद कराने में, 3 और याद करो, फालतू नहीं, वो फालतू नहीं है। ये बोलो कि हमें नहीं पता इन 3 के बारे में, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस होगा इसमें 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 हर जगह। जैसे फॉर एग्जांपल डाइग्रेशन एंड डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है नहीं। डाइग्रेशन एंड डेविएशन, डेविएशन कहते हैं लाइन से भटक जाना और डाइग्रेशन भी कहते हैं लाइन से भटक जाना। अच्छा, अगर इस मायने में अगर हम कहें तो फिर ये 2 वर्ड्स क्यों हैं? ये तो एक ही वर्ड होना चाहिए था, कोई भी एक वर्ड ले लो, वही मशहूर हो जाता, बस वही चलता, दूसरा वर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं, ज़रूरत थी, क्योंकि जब मेन लाइन से भटके तो ऑल टुगेदर भटक गए, मेन लाइन ही टारगेट से ख़त्म हो गई, मतलब मेन लाइन ही खो गई, उसे कहते हैं डेविएशन, यानी कहते हैं रास्ता भटक गए, मीन्स मेन जो रास्ता था उससे भटक गया, रास्ता भूल गए, अब मिल ही नहीं रहा, वो मेन रास्ता ही नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, ठीक है नहीं, राइट। डाइग्रेशन, डाइग्रेशन कहते हैं कि मेन रास्ता पता है आपको, लेकिन आप मेन रास्ता छोड़ करके थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर बाहर चले गए, जिसको हम बोलते हैं ना तफरी के लिए, है नहीं। जैसे आप हाँ चाय पीने के लिए आप ढाबे वाबे पे गए तो ढाबा थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो आप डाइग्रेस होके, डेविएट होके नहीं जाते, फिर आपको मेन रास्ता तो पता ही होता है, आप हल्का सा गए रिफ्रेशमेंट के लिए अपना और फिर वापस उस पर आ गए,
दिस इज कॉल्ड डाइग्रेशन। मेन रास्ते से दोनों भटके हैं, मेन रास्ते से दोनों हटे हैं, लेकिन एक ऐसे हटा है कि मेन रास्ता ही भूल गया, और दूसरा जो है वो मेन रास्ता याद है, उसको पता है, दिमाग में है, सेट है उसके बिल्कुल, वो जानबूझ के उधर गया है और फिर वापस आने के लिए गया है, और वो भटका है तो उसको तो भटक ही गया, उसको पता ही नहीं चल रहा कि है गया कहाँ, राइट। ये डेविएशन और ये डाइग्रेशन ये आपकी टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे जैसे आप मीन्स आप इंटरेस्टेड टीचर आप तभी हो सकते हो जब आपकी टीचिंग जो है वो डाइग्रेशन बेस्ड होगी, डेविएशन बेस्ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एनाटॉमी के लिए जमा हुए और हमने आपसे बात करनी शुरू कर दी, और भाई क्या चल रहा है आजकल हिंदुस्तान के, क्या हालात हैं और क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, और हिंदुस्तान की एनाटॉमी ख़राब है, तो चाइना की फिजियोलॉजी ख़राब है, मतलब ऐसा करके हमने बात करी, तो दिस इज़ कॉल्ड डेविएशन। भाई हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन बॉडी की, ना कि इंडिया की, ना कि चाइना की, ना कि अमेरिका की, राइट। तो डेविएशन नहीं करना। अच्छा, अब हमने जो है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, एक टॉपिक हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक पे हम पूरी नज़र बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम जो है वो आपको एग्जाम्पल के लिए या बस ऐसे ही किसी बहाने से आपको दूसरी तरफ ले गए, और वहाँ से लेकर के फिर थोड़ी देर के बाद फिर आपको मेन टारगेट पे ले आए और फिर आपको चलाया, फिर आपको इधर ले गए, फिर आपको ले आए। अच्छा, आपको नहीं पता चल रहा कि वो तारिक सर ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा बहुत बार करता हूँ आपके साथ, अभी बहुत बार करता हूँ, मैं तरह तरह से करता हूँ, राइट। तो आप बने रहते हो, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ भी आते हो। अभी मैं डेविएशन के साथ अभी करने लगूँ, अभी 5 मिनट में कहोगे सर जा रहे हैं, इससे तो अच्छा हम अपने खेलते कूदते प्रैक्टिस करते हैं, फालतू यहाँ बैठो। फैक्ट है या नहीं है? तो डाइग्रेशन आपके लिए, टीचर के लिए स्पेशली, कोचेस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है डाइग्रेशन। और ये जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव के साथ आता है, और थोड़ा थोड़ा आपको स्टोरी टेलिंग से आता है। अगर आपको स्टोरी टेलर, कुछ लोग होते हैं ना बड़े अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, वो है वहीं दिमागी तौर, हाँ खैर किसी भी चीज़ की कहानी बना देते हैं वो। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, राइट। मेरी माँ ने इसकी प्रैक्टिस मुझे कराई है। हम लोग जब बहुत छोटे थे, जब माँ के साथ लेटा करते थे, तो वो क्या हमको लिटा लेती, मुझसे एक बड़े भाई है, मेरे 3 साल बड़े हैं वो, राइट। हम दोनों को लिटा लेती थी, एक इधर एक इधर। और उस ज़माने में मतलब घर ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज हैं, चारों तरफ से बंद, और वो एक आंगन होता था बड़ा सा, और एक टेबल फ़ैन होता था, बस एक ही टेबल फ़ैन था घर में, राइट। ऐसे करके लाइन से उसमें बिस्तर लगते थे और खुले आसमान के नीचे। ओके फाइन। वो हम अम्मी बोलती थी, हम अम्मी कहते थे उनको, अम्मी बोलती थी कि सीधे लेटो सब लोग, ऐसा सुपाइन पोजीशन में। तो हम लोग सब सुपाइन पोजीशन में ऐसे लेट जाते थे, वो भी लेटती थी और कहती थी देखो बादल देखो। अच्छा, अब बादल देखें तो वो मुझसे कहती थी कि हाँ बताओ ये बादल किस शेप का बन रहा है, और वो आप देखना कभी गौर से, चले जाना छत पे अपने, है ना, बादलों के शेप बनते हैं। और भाई देखो कछुआ बन गया, अरे देखो वो खरगोश बन गया, अरे वो देखो शेर बन गया, वो देखो शेर धाड़ रहा है, वो देखो वो कोई बूढ़ा ऐसे बैठा हुआ है वो सिगरेट पी रहा है। हाँ, ऐसा करके आप देखो उसको। अच्छा, फिर वो उस पर क्या करती थी, वो अब मैंने कोई बताई एक शेप, उन्होंने कोई एक शेप बताई, फिर अम्मी जो थी वो दोनों की स्टोरी, शी वॉज़ वेरी गुड स्टोरी टेलर, फिर वो स्टोरी बना के सुनाती थी हमको ऐसे ही। अच्छा, वो जो जीवन के संबंध में मतलब अच्छे मोरल के साथ हो, उसकी वो स्टोरी खटाखट हाथ के हाथ, आई डोंट नो वो टैलेंट कहाँ से आया था उनको, उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद में हम लोगों से कहते थे कि ओके फाइन, अब क्या बना, अब तुम लोग बताओ स्टोरी इसकी। तो एक स्टोरी हम बताते थे, एक स्टोरी वो बताते थे, वही स्टोरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैं आपको बताता हूँ, तो आप चिपके रहते हो यहाँ पर, राइट। थैंक यू वेरी मच।